विद्यार्थियों सादर नमस्कार। केके की हिंदी में आपका स्वागत है। हम लोग बातचीत कर रहे थे श्रीलाल शुक्ल का जो प्रसिद्ध उपन्यास है राग दरबारी, उसी पर। और राग दरबारी 1968 में लिखा गया था और उसके एक साल बाद ही इसको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिल चुका था। और 1985 में इसी पर एक लंबा सीरियल बना था जो कि बहुत फेमस भी रहा। तो राग दरबारी असल में बहुत सारे पात्रों की एक ऐसी कहानी है जो ग्रामीण जीवन या अर्ध ग्रामीण जीवन की कहानी है, और किस तरह से आज़ादी के बाद का जो समय है और सरकार की तमाम योजनाओं का किस प्रकार से छोटे मोटे जो नेता होते हैं वो किस तरह से यूज करते थे या मिसयूज करते हैं। तो इसमें भी जो वेद जी है वो सरकार की तमाम योजनाओं को अपने कॉलेज के माध्यम से, अपनी राजनीति के माध्यम से, अपने चमचों सिपह सालारों के माध्यम से हमेशा यूज करते हैं और कैसे फायदा निकालते हैं। इनका भतीजा रंगनाथ ठीक होने के लिए गांव जाता है और किस तरह से वो कह सकते हैं कि पढ़ा लिखा ना समझ या उसे दुनियादारी की कितनी समझ है, और उस सारी चीज़ों को यहाँ पर उपन्यासकार ने बड़ी ही समझदारी और बड़ी ही सात्विकता के साथ अभिव्यक्त किया है। और चालान काटना और ट्रकों की बात करना, सड़कें उस समय इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, जाहिर सी बात है। तो उन सारी चीज़ों के माध्यम से लेखक कहीं न कहीं डेवलपमेंट और पुलिस की जो व्यवस्था है उस पर भी व्यंग्य करता है, और उसके माध्यम से बताता है कि हमारी पुलिस कैसे काम करती है, हमारा सिस्टम कैसे काम करता है, और गरीब के लिए सिस्टम किसी काम का नहीं है। इस जो अमीर है, जो पावरफुल है, उसी के लिए सिस्टम उसके पक्ष में खड़ा होकर के उसकी चेतना को प्रचारित प्रसारित करने का या उसको और भी मजबूत करने का काम किस तरह से करता है, वो सारी चीजें कहीं न कहीं यहाँ नजर आती है। थाने के अंदर आते ही आदमी को लगता था कि उसे किसी ने उठाकर कई सौ साल पहले फेंक दिया है। अगर उसने अमरीकी जासूसी उपन्यास पढ़े हैं तो वह बिल बिलाकर देखना चाहता है कि उंगलियों का निशान देखने वाले शीशे, कैमरे, वायरलेस लगी हुई गाड़ियों, ये सब कहाँ है। बदले में उसे सिर्फ वह दिखता जिसका जिक्र ऊपर किया जा चुका है। साथ ही वह नंग दड़ंग लंगोट बंद आदमी दिखता जो सामने इमली के पेड़ के नीचे भंग घोट रहा होता। बाद में पता चलता है कि वह अकेला आदमी 20 गांव की सुरक्षा के लिए तैनात है, और जिस हालत में है, जहां है वहां से उसी हालत में वह 20 गांव में अपराध रोक सकता है। अपराध हो गया हो तो उसका पता लगा सकता है, और अपराध न हुआ हो तो उसे करा सकता है। कैमरा, शीशा, कुत्ते, वायरलेस उसके लिए वर्जित है। इस तरह थाने का वातावरण बड़ा ही रमणीक है, और बीते दिनों के गौरव की अनुकूलता जिस रोमांटिक कवियों जिन रोमांटिक कवियों को बीते दिनों की याद सताती है, उन्हें कुछ दिन रोके रखने के लिए यह थाना आदर्श स्थान था। अब देखिए थाने का कितना अच्छा चित्रण किया है कि जो 20 गांवों की सुरक्षा कर रहा है उसके पास कुछ भी नहीं है। वो क्या व्यवस्था करेगा और क्या सिस्टम करेगा, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। जनता को दरोगा और थाने के 10-12 सिपाहियों से बड़ी बड़ी आशाएं थी। 250-300 गांव के उस थाने में अगर 8 मील दूर किसी गांव में नकब लगे तो विश्वास किया जा सकता था कि इसमें से कोई न कोई उसे देख जरूर लेगा। 12 मील की दूरी पर अगर रात के वक्त डाका पड़े तो इनसे उम्मीद थी कि ये वहां डाकुओं से पहले ही पहुंच जाएंगे। इसी विश्वास पर किसी भी गांव में इक्का दुक्का बंदूकों को छोड़कर हथियार नहीं दिए गए थे। हथियार देने से डर था कि गांव में रहने वाले असभ्य और बर्बर आदमी बंदूकों का इस्तेमाल सीख जाएंगे, जिससे वे एक दूसरे की हत्या करने लगेंगे। खून की नदियां बहने लगेगी। जहां तक डाकुओं से उनकी सुरक्षा का सवाल था, वह दरोगा और उसके 10-12 आदमियों की जादूगरी पर छोड़ दिया गया था। कोई मैजिक ही समझिए, और उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। वो मैजिक ही है एक तरह का। उनकी जादूगरी का सबसे बड़ा प्रदर्शन खून के मामले में होने की आशा की जाती थी, क्योंकि समझा जाता था कि 300 गांवों में रहने वाले के मन में किसके लिए घृणा है, किससे दुश्मनी है, किसको कच्चा चबा जाने का उत्साह है, इसका वे पूरा पूरा ब्यौरा रखेंगे और पहले ही कुछ ऐसी तरकीब करेंगे कि कोई किसी को मार न सके, और अगर कोई किसी को मार दे तो वे
हवा की तरह मौके पर जाकर मारने वाले को पकड़ लेंगे, मरे हुए को कब्जे में कर लेंगे, उसके खून से तर मिट्टी को हांडी में भर लेंगे और उसके मरने का दृश्य देखने वाले को दिव्य दृष्टि देंगे ताकि वह किसी अदालत में जो कुछ हुआ है उसका महाभारत के संजय की तरह आंखों देखा हाल बता सके। संक्षेप में दरोगा और उसके सिपाहियों को वह मनुष्य नहीं बल्कि अलादीन के भी चिराग से निकलने वाले दैत्य समझकर रखा गया था। मतलब कितना अधिक व्यंग्य कर रहा है लेखक की, मतलब क्या कर सकते हैं वो लोग, जिससे किसी अलाउद्दीन अलादीन के चिराग की तरह ऐसा चमत्कार कर सकते हैं वो लोग। मतलब मुट्ठी भर लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे संभाल सकते हैं, इतना बड़ा काम कैसे कर पाएंगे, ये अपने आप में आश्चर्य की बात है। उन्हें इस तरह रखकर 47 में अंग्रेज अपने देश चले गए थे और उसके बाद ही धीरे धीरे लोगों का राज खुलने लगा था कि ये लोग दैत्य नहीं है बल्कि मनुष्य है, और ऐसे मनुष्य हैं जो खुद दैत्य निकालने की उम्मीद में दिन रात अपना अपना चिराग घिसते रहते हैं, है ना। इनको लगता है कि शायद कोई दैत्य निकलेगा तो अपना चिराग घिस रहे हैं। मतलब पूरा जो सिस्टम है उसकी समझे कि पूरा तार तार श्रीलाल शुक्ल यहाँ अभिव्यक्त कर देते हैं, उसको तार निकाल रहे हैं। श्रीपालगंज के जुआरी संघ के मैनेजिंग डायरेक्टर के चले जाने पर दरोगा जी ने एक बार सिर उठाकर चारों ओर देखा। सब तरफ अमन था। इमली के पेड़ के नीचे भंग घोटने वाला लंगोटबंद सिपाही अब नजदीक रखे हुए एक शिवलिंग पर भंग चढ़ा रहा था। घोड़े के पुट्ठों पर एक चौकीदार खरहर कर रहा था। हवालात में बैठा हुआ एक डकैत जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। बाहर फाटक पर ड्यूटी देने वाले सिपाही निश्चय ही रात को मुस्तैदी से जागने के लिए एक खंबे के सहारे टिक कर सो रहा था। मतलब ये सिस्टम है, देखिए। दरोगा ने उगने के लिए पलक बंद करना चाहा, तभी उनके कुरूपन बाबू आते हुए दिखाई पड़े। वे बुनबुनाए कि पलक मारने की फुर्सत नहीं है। रूपन बाबू के आते ही वे कुर्सी से खड़े हो गए, क्योंकि वैद्य जी का बेटा है, पावरफुल आदमी है तो खड़ा होना ही है उसको, नेता है ना वो। और विनम्रता सप्ताह बहुत पहले बीत जाने के बावजूद उन्होंने विनम्रता के साथ हाथ मिलाया। रूपन बाबू ने बैठते ही कहा, रामाधीन के यहाँ लाल शाही से लिखी हुई एक चिट्ठी आई है। डाकुओं ने 5,000 रुपये मांगा है। लिखा है अमावस की रात को दक्षिण वाले टीले पर आना है। उस जमाने में चिट्ठियां ऐसे आती थी भाई, डाकू लोग ऐसे किसी टीले पर बुलाते थे कि पैसा लेके आ जाना। दरोगा मुस्कुरा कर बोले, यह तो साहब बड़ी जाती है। कहाँ तो पहले के डाकू नदी पहाड़ लांग कर घर घर रुपया लेने आते थे, और आज देखियो घेरा व्यंग कर रहा है कि पहले तो डाकू घर पे आने लेने आ जाते थे, लेकिन आप वहां बुला रहे हैं हमको। रिश्वत चोरी डकैती अब तो सब एक हो गया है, पूरा साम्यवाद है, सब बराबर है भाई। रूपन बाबू बोले, पिताजी भी यही कहते हैं। ये क्या कहते हैं? यही कि पूरा साम्यवाद है, सब बराबर हो गया भाई। साम्यवाद आपको पता ही है ना, कार्ल मार्क्स ने कहा था ना कि साम्यवाद आएगा दुनिया में, तब सब बराबर हो जाएंगे, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहेगा। दोनों हंसे। रूपन बाबू ने कहा, नहीं, मैं मजाक नहीं करता। रामाधीन के यहाँ सचमुच की ऐसी चिट्ठी आई है। पिताजी ने मुझे इसलिए भेजा है। वो कहते हैं कि रामाधीन हमारा विरोधी है, तो क्या हुआ, उसे इस तरह न सताया जाए। बहुत अच्छी बात कहते हैं, जिससे समझाइए उससे कह दूं। रूपन बाबू ने अपनी गड़े में गड़ी धसी हुई आंखों को सिकोड़ कर दरोगा जी की ओर देखा। दरोगा जी ने भी उन्हें घूर कर देखा और मुस्कुरा दिए, बोले, घबराइए नहीं, मेरे यहाँ होते हुए ढाका नहीं पड़ेगा। रूपन बाबू धीरे धीरे बोले, सो तो मैं जानता हूँ ये चिट्ठी जाली है। जरा अपने सिपाहियों से भी पूछवा लीजिए, शायद उन्हीं में से किसी ने लिख मारी हो। ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे सिपाही लिखना नहीं जानते। एक आध ये जो दस्तखत भर कर लेते हैं। बोले कि मेरे सिपाही पढ़े लिखे नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, ये ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रूपन बाबू जा रहे थे तो दरोगा बोलता है कि जल्दी क्या है, अभी रामाधीन को रिपोर्ट लिखाने दीजिए, चिट्ठी तो सामने आए। थोड़ी देर दोनों चुप रहे। दरोगा ने फिर कुछ सोचकर कहा, सच पूछिए तो बताऊं, मुझे तो इसका संबंध शिक्षा विभाग से जान पड़ता है। कैसे? और शिक्षा विभाग से भी क्या आपके कॉलेज से जान पड़ता है? रूपन बाबू बुरा मान गए, आप तो मेरे कॉलेज के पीछे पड़े हैं। मुझे लगता है कि रामाधीन के घर ये चिट्ठी आपके कॉलेज के किसी लड़के ने भेजी है। आपका क्या ख्याल है?
आप लोगों की निगाह में सारे जुर्म स्कूली लड़के ही करते हैं। रुकुन बाबू उसको फटकार देता है। आप ठीक कहते हैं रुकुन बाबू, जरूरत पड़ेगी तो मैं ऐसा ही करूंगा। मैं बख्तावर सिंह का चेला हूँ, शायद आप यह नहीं जानते। अब पुलिस वाला बोलता है किसी मतलब कोई गुंडा था, उसका नाम बोल रहा है बख्तावर सिंह, और उसके माध्यम से अपना रोब झाड़ने का प्रयास करता है। इसके बाद सरकारी नौकरों की बातचीत वहां का वही अकेला मजमून खुल गया कि पहले के सरकारी नौकर कैसे होते थे और आज के कैसे। बख्तावर सिंह की बात छिड़ गई। दरोगा बख्तावर सिंह एक दिन शाम के वक्त अकेले लौट रहे थे। उन्हें जगरू और मगरू नाम के दो बदमाशों ने बाग में घेर कर पीट दिया। बात फैल गई, इसलिए उन्होंने थाने पर अपने पीटे जाने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। दूसरे दिन दोनों बदमाशों ने जाकर उन्हें पेड़ पर लटका दिया। कहा, हुजूर माए बाप गुस्से में औलाद माँ बाप से नालायकी कर बैठे तो माफ किया जाता है। बख्तावर सिंह ने माँ बाप का कर्तव्य पूरा करके उन्हें माफ कर दिया। उन्होंने औलाद का कर्तव्य पूरा करके बख्तावर सिंह के बुढ़ापे के लिए अच्छा खासा इंतजाम कर दिया। बात आई गई हो गई। पर कप्तान ने इस पर एतराज किया। तुम अपने ही मुकदमे की जांच करवा कामयाबी से नहीं करा सके तो दूसरों को क्या क्या बचाओगे। और इस प्रकार की बात होने लगती है। तब बख्तावर सिंह ने तीन आदमियों का शक किया। उन तीनों की जगरू और मगरू से पुश्तैनी दुश्मनी थी। उन पर मुकदमा चला। जगरू और मगरू ने बख्तावर सिंह की ओर से गवाही दी, क्योंकि मारपीट के वक्त वे दोनों बाग में बड़े ही स्वाभाविक कारण से यानी पाखाने की नीयत से आ गए थे। तीनों को सजा हुई। जगरू मगरू के दुश्मनों का यह हाल देखकर इलाके की कई औलादे बख्तावर सिंह के पास आकर रोज प्रार्थना करने लगी कि माए बाप इस बार हमें भी पीटने का मौका दिया जाए। इस बुढ़ापे का निबाह करने के लिए जगरू और मगरू काफी है। उन्होंने औलादे बढ़ाने से इनकार कर दिया। ठीक है, मतलब मामला किस प्रकार से उल्टा पड़ता है। झगरू बगरू जो उनके चेले थे वो पीटते किसी और को, नाम किसी और का चला जाता है और उसको वापस पैसा देना पड़ता है। और मतलब बात कहां से कहां पहुंच जाती है। रुपन बाबू काफी देर हंसते रहे। दरोगा जी खुश होते रहे कि रुपन बाबू एक किस्से में ही खुश होकर हंसने लगते हैं। दूसरे की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा किस्सा किसी दूसरे लीडर को हंसाने के लिए काम आएगा। हंसना बंद करके रुपन बाबू ने कहा, तो आप उन्हीं बख्तावर सिंह के चेले हैं। था, आजादी मिलने के पहले था। अब पर अब तो हमें जनता की सेवा करनी है, गरीबों का दुख दर्द बटाना है नागरिकों के लिए। बोले कि जब देश गुलाम था तब थे हम भी, लेकिन अब तो देश आजाद हो गया ना। अब हमारी जिम्मेदारी जनता के प्रति, अब हमें पूरे काम करने हैं, सेवा करनी है हमें। ये भी व्यंग्य है। सेवा कौन सी करनी है, लूटना है लोगों को। पर वे ठंडे नहीं पड़े, कहने लगे, मैं तो यही कहने जा रहा था कि मैं आजादी मिलने के पहले बख्तावर सिंह का चेला था, अब इस जमाने में आपके पिताजी का चेला हूँ। कौन? वैद्य जी। रूपन बाबू विनम्रता से बोले, यह तो आपकी कृपा है, वरना मेरे पिताजी किस लायक हैं। वे उठ खड़े हुए। सड़क की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, लगता है रामाधीन आ रहा है, मैं जाता हूँ। इस डकैती वाली चिट्ठी को जरा ठीक से देख लीजिएगा। रूपन बाबू 18 साल के थे। स्थानीय कॉलेज में 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। पढ़ने से और खास तौर से 10वीं में पढ़ने से उन्हें बहुत प्रेम था, इसलिए वे उसमें पिछले 3 साल से पढ़ रहे थे। 3 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है भाई, बड़े आदमी का बेटा है। रूपन बाबू स्थानीय नेता थे। उनका व्यक्तित्व इस दरोगा को काट देता था कि इंडिया में नेता होने के लिए पहले धूप में बाल सफेद करने पड़ते हैं। उनके नेता होने का सबसे बड़ा आधार यह था कि ये सबको एक निगाह से देखते थे। थाने में दरोगा और हवालात में बैठा हुआ चोर दोनों उनकी निगाह में एक थे। उसी तरह इम्तिहान में नकल करने वाला विद्यार्थी और कॉलेज में प्रिंसिपल उनकी निगाह में एक थे। वे सबको दयनीय समझते थे, सबका काम करते थे, सबसे काम लेते थे। उनकी इज्जत थी कि पूंजीवाद के प्रतीक दुकानदार उनके हाथ सामान बेचते नहीं, अर्पित करते थे, और शोषण के प्रतीक इक्के वाले उन्हें शहर तक पहुंचा कर किराया नहीं, आशीर्वाद मांगते थे। अब देखिए, मैंने कहा ना, पूंजीवाद और वो सारी चीजें भी लेखक इसमें लेके आ रहा है। शोषण करने वाला पूंजीवाद और आशीर्वाद देने वाला कौन है, शोषित होने वाला कौन है, मजदूर है। वो भी उनकी सेवा कर रहा है। उनकी नेतागिरी का आरंभिक और अंतिम क्षेत्र वहां का कॉलेज था, जहां उनका इशारा पाकर सैकड़ों विद्यार्थी तिल का ताड़ बना सकते थे और जरूरत पड़ने पर उस पर चढ़ भी सकते थे।
वे दुबले पतले थे पर लोग उनके मुंह नहीं लगते थे। वे लंबी गर्दन, लंबे हाथ पैर और लंबे पैर वाले आदमी थे। जननायकों के लिए उल जुलूल और नए ढंग की पोशाक अनिवार्य समझकर वे सफेद धोती और रंगीन बुशर्ट पहनते थे और गले में रेशम का रुमाल लपेटते थे। धोती का खोंच उनके कंधे पर पड़ा रहता था। वैसे देखने में उनकी शक्ल एक घबराए हुए मरियल बछड़े की सी थी, पर उनका रोब पिछले पैरों पर खड़े हुए हिनहिनाते घोड़े का सा जान पड़ता था। वे पैदाइशी नेता थे क्योंकि उनके बाप भी नेता थे। उनके बाप का नाम था वैद्य जी। मैंने कहा ना, इस कहानी का समझे कि मेन हीरो, मेन विलन सब कुछ वही है, वैद्य जी। ये उनका बेटा है भाई। और जिसका बाप बड़ा आदमी हो, बेटा तो अपने आप बड़ा हो ही जाता है। तो ये है रूपन बाबू का व्यक्तित्व। और आगे रूपन बाबू के बारे में बहुत सारी चीजें आएंगी। कॉलेज में क्या करते हैं, लोगों से किस प्रकार से पैसा उगाते हैं, और बाकी राजनीति में उनका क्या, कहाँ क्या चलता रहता है, वो सारी चीजें आएगी। दो बड़े और छोटे कमरों का एक डाक बंगला था जिसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने छोड़ दिया था। उसके तीन और कच्ची दीवारों पर छप्पर डालकर कुछ अस्तबल बनाए गए थे। अस्तबलों से कुछ दूरी पर पक्की ईंटों की दीवार पर टीन डालकर दुकान सी खोल दी गई थी। एक और रेलवे फाटक के पास पाई जाने वाली एक कमरे की गुमटी थी। अब देखिए कि सारी चीजें कैसे काम करती है। इन सारी चीजों को श्रीलाल शुक्ल प्रकार पूरा दृश्य सामने चल रहा है और व्यंग्यात्मक भाषा में वो अपनी बात कह रहे हैं। और व्यंग्यात्मक भाषा में बात कहने का मतलब ये, और सबसे बड़ी बात है कि भाषा कितनी सिंपल है, सब कुछ क्लियर हो रहा है आपके सामने। इसलिए कि हमारी जो आम बोलचाल की भाषा है ना, उसी में श्रीलाल शुक्ल जी ये बात कह रहे हैं। इसलिए रूपन बाबू हो, वैद्य जी हो, उनका दूसरा बेटा हो, चाहे रंगनाथ हो, रंगनाथ एक बहुत ही प्रभावशाली, या कह सकते हैं कि बहुत ही चटपटा अटपटा कैरेक्टर है इस उपन्यास में। आप आगे देखते रहिए वो क्या क्या बोलता है, क्या करता है। इन्हीं सब इमारतों के मिले जुले रूप को चंगामल विद्यालय, इंटरमीडिएट कॉलेज, शिपालगंज कहा जाता था। देखिए कि वो जमाना गया था, कहीं कोई पुरानी बिल्डिंग दिख गई, वहीं पे कुछ टूटा फूटा में बिल्डिंग बना दिया गया। समय समय की बात भी है। और उस जमाने में तो मतलब स्कूल या कॉलेज थे कहाँ, प्राइवेट। आज आप देख रहे हैं कि हर गली हर मोहल्ले में प्राइवेट स्कूल कॉलेज खुल गए। उस समय तो कुछ नामो निशान नहीं था भाई। जब हम लोग पढ़ते थे उसमें भी कुछ नहीं था। इसी 20 सालों में सब कुछ हुआ है, पूरा बाजार बदल दिया है। इन 20 एक सालों में समझे कि पूरा मार्केट इस प्रकार से बदला है कि सब तरफ प्राइवेट 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 हो चुका है। सरकार जैसे हर चीज से अपना हाथ खींच रही है। और 91 में आपको पता ही है ग्लोबलाइजेशन होता है, उसके बाद सारी चीजें बदलती है फिर। तो सरकार ने भी कहा है कि सारा काम हम नहीं कर सकते भाई, प्राइवेट लोग आप संभालिए वो सारा काम और डेवलपमेंट कीजिए। हमारी ग्रोथ रेट, देश की इकोनॉमी को डेवलप करने में अपना योगदान दीजिए आप लोग। तो वो इस तरह से अपना योगदान दे रहे हैं। और हम लोग भी देखिए आज प्राइवेट में ही नौकरी कर रहे हैं। यहाँ से इंटरमीडिएट पास करने वाले लड़के सिर्फ इमारत के आधार पर कह सकते हैं कि हम शांति निकेतन से भी आगे हैं। हम असली भारतीय विद्यार्थी हैं। हम नहीं जानते कि बिजली क्या है, नल का पानी क्या है, पक्का फर्श किससे कहते हैं, सैनिटरी फिटिंग किस चिड़िया का नाम है। हमने विलायती तालीम तक देसी परंपरा में पाई है। और इसीलिए हम देखें, हम आज भी उतने ही प्राकृत हैं। हमारे इतना पढ़ लेने पर भी हमारा पेशाब पेड़ के तने पर ही उतरता है, बंद कमरे में ऊपर चढ़ जाता है। देखिए, क्योंकि वहाँ बिल्डिंग के नाम पर कुछ भी नहीं है ना, तो समझिए कि मतलब उस सारे सिस्टम पर भी लेखक व्यंग्य कर रहा है या उस वास्तविकता को बता रहा है। छंगामल कभी जिला बोर्ड के चेयरमैन थे। एक फर्जी प्रस्ताव लिखवाकर उन्होंने बोर्ड के डाक बंगले को इस कॉलेज की प्रबंध समिति के नाम उस समय लिख दिया था जब कॉलेज के पास प्रबंध समिति को छोड़कर और कुछ नहीं था। लिखने की शर्त के अनुसार कॉलेज का नाम छंगामल विद्यालय पड़ गया था। जो छंगामल कोई आदमी थे, वो छोटे मोटे अधिकारी थे, तो उन्होंने भी लिख दिया नाम पर। उस समय तो सब कुछ काम कागज पर ही होता था ना, छोटा मोटा अधिकारी लिख दिया तो वो अधिकारी का साइन, वो सारी चीजें मान्य होती थी। इतना सिस्टम डेवलप नहीं था भाई। आजादी के समय हमारे पास कहाँ संसाधन थे, कहाँ चीजें थी, है ना। तो उस समय तो एक जो बड़ा अधिकारी था वो भी नौकरी लगवा देता था, नौकरी भी मुश्किल नहीं थी। आज तो आप देखिए नौकरी मिलना, क्या नौकरियां है ही नहीं, सरकार के पास भी नौकरियां नहीं है। और जो लोग नौकरी पा गए उनकी तो अलग ही बात है, वो तो बड़े 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 लोग हो गए। उनका तो
कहते हैं कि आम जट से रिश्ता ही टूट गया उनका। तो ये जीवन की एक गति है, परंपरा है, या कह सकते हैं कि वक्त वक्त की बात है। तो इसीलिए चंगामल जी ने जब इस जमीन को अलॉट किया था तो इसलिए उनके नाम पर वो सारा हो चुका था और वो होना ही था। विद्यालय को एक एक टुकड़े का अलग अलग इतिहास था। सामुदायिक मिलन केंद्र ग्राम सभा के नाम पर लिए गए सरकारी पैसे से बनवाया गया था, पर उसमें प्रिंसिपल का दफ्तर था और कक्षा 11 और 12 की पढ़ाई होती थी। अस्तबल जैसी इमारतें श्रमदान से बनी थी। टिन शेड किसी फौजी छावनी के भग्नावशेषों को रातों रात हटाकर खड़ा किया गया था। जूता हुआ उपसर कृषि विज्ञान की पढ़ाई के काम आता था। उसमें जगह जगह उगी हुई ज्वार प्रिंसिपल की भैंस के काम आती थी। देश में इंजीनियरों और डॉक्टरों की कमी है। कारण यह है कि इस देश के निवासी परंपरा से कवि है। चीज को समझने से पहले वे उस पर मुग्ध होकर कविता कहते हैं। भाखड़ा नांगल बांध को देखकर वे कहते हैं, आहा, अपना चमत्कार दिखाने के लिए देखो, प्रभु ने फिर से भारत भूमि को ही चुना। ऑपरेशन टेबल पर पड़ी हुई युवती को देखकर वे मतीराम बिहारी की कविताएं दोहराने लग सकते हैं। अब देखिए, कवि की जो परंपरा है, काव्य जो भाव है, उसको भी बता रहे हैं। और क्या स्थिति है स्कूलों की, कॉलेजों की और बिल्डिंगों की, और टीचरों की क्या स्थिति है, उस सारी वास्तविकता को भी बता रहे हैं। भावना के इस तूफान के बावजूद और इसी तरह की दूसरी अड़चनों के बावजूद इस देश के इंजीनियर पैदा करने हैं, डॉक्टर बनाने हैं। इंजीनियर और डॉक्टर तो असल में वे तब बने होंगे जब वे अमेरिका या इंग्लैंड जाएंगे, पर कुछ शुरुआती काम टेक ऑफ स्टेज वाला यहाँ भी होना है। वह काम भी छंगामन विद्यालय ही कर रहा था। साइंस का क्लास लगा था। नवा दर्जा मास्टर मोतीराम, जो एक तरह बीएससी पास थे, लड़कों को अपेक्षित घनत्व पढ़ा रहे थे। बाहर एक छोटे से गांव में छोटेपन की बतौर अनुपास छटा छाई थी। सड़क पर ईख से भरी बैलगाड़ी शक्कर मिल की ओर जा रही थी। गन्ना, आप जानते ईख, गोदान में बहुत हमने सुना उस शब्द को, ईख, गन्ना गन्ना। कुछ मरियल लड़के पीछे से ईख खींच खींच कर भाग रहे थे। आगे बैठा हुआ गाड़ीवान खींच खींच कर गालियां दे रहा था। गालियों का मौलिक महत्व आवाज की ऊंचाई में है, इसलिए गालियां और जवाबी गालियां एक दूसरे को ऊंचाई पर काट रही थी और दर्जे में खिड़की के रास्ते घुसकर पार्श्व संगीत का काम कर रही थी। लड़के नाटक का मजा ले रहे हैं, वे साइंस पढ़ रहे थे। एक लड़के ने कहा, मास्टर साहब, अपेक्षित घनत्व किसे कहते हैं? ये बोले, अपेक्षित घनत्व माने रिलेटिव इंटेंसिटी। दूसरे लड़के ने कहा, अब आप देखिए, साइंस नहीं अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। ये बोले, साइंस साला अंग्रेजी के बिना कैसे आ सकता है? लड़कों ने जवाब में हंसना शुरू कर दिया। हंसी का कारण हिंदी अंग्रेजी की बहस नहीं, साला का मुहावरेदार प्रयोग था। वे बोले, यह हंसी की बात नहीं है। लड़कों को यकीन न हुआ, वे और जोर से हंसे। इस पर मास्टर मोतीराम खुद उन्हीं के साथ हंसने लगे। लड़के चुप हो गए। अब मास्टर मोतीराम जो है, उनकी एक आटा चक्की भी थी, आटा पीसने की चक्की थी। तो उसी आटा चक्की के माध्यम से अपनी बात समझाते हैं कि माना कि तुम आटा चक्की चलाते हो और तुम्हारे पड़ोस में कोई दूसरा चक्की चला रहा है। तुम उस आटा चक्की से पर दिन का 5 रुपए पैदा कर रहे हो और दूसरा 4 रुपए पैदा कर रहा है। तुम ज्यादा पैदा कर रहे हो ना, तो तुम्हारा क्या हो गया, घनत्व ज्यादा हो गया ना, फिर तुम ज्यादा पैदा कर रहे हो। बस इस तरह से अपना काम करता है। तो मास्टर मोतीराम, मैंने कहा ना, चक्की भी का काम भी करते हैं, तो हमेशा कपड़े उनके गंदे ही रहते हैं। तो इस प्रकार की तमाम चीजें इस उपन्यास में आएगी। हम आगे विस्तार से बात करते हुए बढ़ेंगे। तो मास्टर मोतीराम से लेकर प्रिंसिपल से लेकर तमाम इसके कैरेक्टर बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही अच्छा उपन्यास है। आपको बहुत अच्छा लगेगा है कि किस प्रकार की बातें होती, किस प्रकार से व्यंग्य होते हैं, छात्र क्या करते हैं। और वैद्य जी का इस उपन्यास में समझिए कि मतलब अलग ही जलवा है, अलग ही मजा है। वो हर चीज का डिसीजन लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि वैद्य जी इस समाज में, इस व्यवस्था में हर समय रहेंगे। आप कुछ भी कर लो, इस सिस्टम को कितना भी सुधार लो, ठीक है। तो उस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। हम आगे बात करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।